गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग थंबनेल एंड टाइटल पर देख चुके हो भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी में वो महत्वपूर्ण कहानियां जो हर साल रिपीटेड रहती हैं, यानी हर साल आती हैं। और भाई ये कहानी का जो टॉपिक है ना, हिंदी के पेपर में 5 अंक का आता है। कितने अंक आता है भाई? 5 अंक का। तो 5 अंक मात्र आपके 10 से 15 मिनट में कवर होने वाले हैं। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, 10 से 15, लास्ट 20 मिनट हो जाएगी बस। ठीक है, तो भैया कहानी भी इंटरेस्टिंग है और नहीं भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा, फिक्र मत करो। ओके, तो चलो भाई रोमांचक कहानी का आनंद लेते हैं और 5 अंक तैयार करते हैं। ठीक है, जल्दी से अब सभी बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। ओके, हाँ, गुड इवनिंग भाई सभी के लिए, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है भाई, लाठी कहानी। वैसे आप लोग इस इमेज को देखकर समझ तो गए होंगे ना कि ये कहानी कैसी है। एक पारिवारिक कहानी है। ठीक है, बड़ी गजब की कहानी है, बताऊंगा पूरा, फिकर नॉट। ओके, चलिए तो भैया आखिरकार कहानी के टॉपिक को आपसे कितने तरीके से पूछा जा सकता है। क्लास 12th में हिंदी के पेपर, जो हिंदी का जो पेपर होता है उसमें आपसे कहानी के टॉपिक को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है। ठीक है, शिवानी विरचित कहानी लाठी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, अथवा कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, लाठी कहानी कथा वस्तु, या फिर अथवा करके लाठी कहानी का सारांश अपनी भाषा में लिखिए, या फिर लाठी कहानी कथानक की विवेचना कीजिए। ठीक है, या फिर लाठी कहानी का उद्देश्य, संदेश, भैया सब इसी में से आते हैं। ठीक है, चलिए लाठी कहानी की कथा वस्तु, शुरुआत में जो सबसे पहले हेडिंग थी ना, ये वाली और ये वाली, दोनों में कथा वस्तु ही पूछी गई है। तो भैया कथा वस्तु क्या है लाठी कहानी की देख लो खुद। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। ओके, समझोगे ना, समझोगे या नहीं? और जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। ओके, चले भैया, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार तथा कथा लेखिका शिवानी की यह लाठी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है, यानी कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की कथा वस्तु कथानायक कप्तान के जीवन में घटी एक अत्यंत मार्मिक घटना से ग्रहण की गई है। घटना के अनुसार कथानायक कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। मतलब एक पति पत्नी के बीच की ये कहानी है। ठीक है, टीबी की मरीज होने के कारण जब बानो जिंदगी से निराश हो जाती है तो नदी में डूबकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। कप्तान यह मान लेता है कि बानो डूबकर मर गई, मगर वही बानो बाद में उसे लाठी बनकर मिलती है। अब लाठी ना बोल पाती है और ना उसे अपने अतीत की कोई बात याद है। यह संक्षिप्त सी कथा वस्तु को कथा लेखिका ने अपनी प्रतिभा से ऐसे मार्मिक क्लेवर में प्रोया है कि मन के सभी तार झंकृत हो उठते हैं। पुरानी फिल्में देखी है ना, जैसे दीवार में उसमें मतलब पत्थर में सर लगने से याददाश्त चले जाती हैं, वैसी लाइक इस तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, सच्ची घटना पर आधारित है। एक कप्तान है भाई, एक बंदा है, उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। अब वो उससे शादी कर लेता है, उसको साथ रखता है अपने। ठीक है, अब क्या होता है कि उसको बीमारी हो जाती है, टीबी बीमारी हो जाती है। अब जो थी वो उसको बीमारी थी वो ऐसी थी कि लाइक छुआछूत, कि अगर मुझे है, मेरे कहीं छूने से, मेरे को बार बार स्पर्श करने से कहीं इनको ना हो जाए, या फिर अपने से तंग आकर, दुखी आकर बीमारी से जो बानो थी बाद में लाठी बनी है ना, तो वो जो है भैया कूद जाती है एक गहरी नदी में जाकर, लेकिन वहां से वो बच जाती है, लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है और ना ही वो बोल पाती है।
ठीक है, लेकिन कप्तान उससे पहचान लेता है। अब कैसे क्या होता है कप्तान के साथ में, लाठी को ये आखिरकार टीबी जैसी बीमारी हुई कैसे, कैसे कप्तान और बानो मिले, भैया ये पूरी कहानी के लिए कथानक आपको सुनना पड़ेगा, पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो फिर मत कहना। ओके, चलिए, तो भैया लाठी कहानी का सारांश या फिर कथानक, दोनों ही रूपों में बात एक ही है भैया, पूरी कहानी आपको बतानी होगी यहां पर। ठीक है, चलो, तो कप्तान जोशी गोठिया सैनिटोरियम के 3 नंबर के बंगले में दुगना किराया देकर स्वयं अपनी टीवी की रोगड़ी पत्नी बानो के साथ रहता था। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसके पास ही रहता। वह अपनी पत्नी बानो को देख सहज भाव से मुस्कुरा देता तथा उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता। मतलब अत्यंत प्रेम था दोनों मियाँ बीवी में। ठीक है, बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर कुर्सी डाले बैठा रहता, कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख देख कर दवाइयाँ देता। पास के बंगले में रहने वाले बड़ी तृष्णा और चाव से इनकी कबूतर सी जोड़ी को देखते। तृष्णा यानी कि बड़े ही कहते हैं ना कि एक टक देखना। ठीक है, एक टक से उसको देखते और बड़े ही मतलब अच्छा लगता उनको। ऐसी घातक बीमारी पर भी अपनी पत्नी की बड़ी यत्न और स्नेह से सेवा करता था कप्तान। विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो को भयंकर बीमारी तपेदिक हो गई। कप्तान दिन रात उसकी सेवा करता तथा उससे बेहद प्यार करता। उसके पास माता पिता के पत्र आते कि वह भयंकर बीमारी है, तुम उससे बचकर रहो। माँ ने रो रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद तुम अकेले हो। कप्तान पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने बानो की सेवा सुश्रुमा में कोई भी कमी नहीं रखी। सैनिटोरियम में ही भर्ती 6 रोगड़ी नेपाली भाभी अपने पति को कोसती और भला बुरा कहती। वह खुले मन से कप्तान की प्रशंसा करती, यानी कि जो अदर बीवियां थीं वो अपने पतियों को कोसती थीं कि अरे तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो दारू पीकर पड़े रहते हो, तुम ये हो, तुम वो हो। एक कप्तान है अपनी बीवी को इतनी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो बीमारी होती है, अरे बहुत गंभीर, सॉरी, है ना, बहुत गंभीर बीमारी होने के बाद में अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रहा है, और एक तुम हो पता नहीं क्या कर रहे हो। अब इस तरीके से वो जो है कप्तान की जो है तारीफ क्या करती थी। वह कहती हैं कि एक मेरा पति है जो पी के धुत पड़ा रहता है और साल भर से देखने भी नहीं आया। वह कप्तान से कहती है, शाबाश कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। यानी कि इसका गलत मतलब मत समझना, मतलब मुझे तुझे देखकर गर्व महसूस होता है, मुझे बहुत प्रसन्नता यानी कि फूलता प्रदान होती है। ठीक है, बानो से विवाह के ठीक 3 दिन बाद कप्तान को बसरा जाना पड़ा था। अब कहानी होती है कहां से शुरू, थोड़ा सा पास्ट में जाकर। बानो से विवाह के 3 दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा। बानो को छोड़कर जाना उसे असहनीय था। उसने बानो से पहली मुलाकात में ही उसका नाम पूछा था। जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा कि यह तो मुसलमानी नाम है। बानो नाम कैसा है, मुसलमानी नाम है। ये किसने कहा था, कप्तान ने कहा था। यह सुनकर जब बानो की आंखें छलक दे उठी तो कप्तान बोला, मैं तो तुम्हें बस छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। अभी बानो केवल 16 वर्ष की थी। खिलौने सी बहू को कप्तान बहुत अधिक प्यार करता था। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इस बीच बानो ने साथ नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बने, पहाड़ से नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीस कर बढ़िया बना डाली। उससे कहा गया कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चाचियां सास के व्यंग बाण उसके अंतर्मन को भेद देते। वही घुलती गई और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ ली। अब समझ में आया किस तरीके से बानो को टीबी की बीमारी हुई, किस तरीके से वो गंभीर समस्या में पड़ गई। कैसे पड़ गई, जब उसको यह बताया गया कि कप्तान को जापानियों ने पकड़ लिया है, अब वो लौटकर नहीं आएगा कभी भी। और उस जो सास ननद थी, जो परिवार था वो काफ़ी बड़ा था, जिसने उसके साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा सुलूक किया, है ना। चलिए, इसके बाद
युद्ध से लौटकर दूसरे ही दिन कप्तान बानों को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। एक प्राइवेट बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। मतलब बीमारी भाई, टीबी की बीमारी ऐसी होती है ना जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब शरीर कमज़ोर हो जाता है ना, जलन वगैरह रहती है। अब इसी तरीके से भैया बानो तो पहले ही नन्ही मुन्नी सी थी, अब और ज़्यादा नन्ही मुन्नी हो गई। उसको देखकर कप्तान के होश उड़ गए। भैया जिससे वो प्रेम करता है, जिससे वो प्यार करता है, उसके साथ कुछ हो जाए, कैसा हो लगेगा भाई। फील कर रहे हो कहानी को? ध्यान से सुनना, याद रह जाएगी। ठीक है। अब कप्तान को देखकर उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे और अंत में उसकी नाजुक हालत देखकर डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया कि कल ही कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। उसने बानो से कहा, घर नहीं, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली। उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। कप्तान को जब लाश भी ना मिली, मतलब उसकी बॉडी भी नहीं मिली, तो उसने यह समझ लिया कि बानो नदी में डूबकर मर गई। कप्तान का 1 साल में ही दूसरा विवाह हो जाता है। 2 बेटे और 1 बेटी उसकी पत्नी प्रभा ने उसे दिए। यानी कप्तान ने दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी शादी कर ली। भाई क्या करता, बानो तो चली गई, लेकिन परिवार, माता पिता, उन्होंने उनको समझाया कि भाई तुम बेटे हो, तुम्हें भी अपना वंश आगे चलाना है। उसके साथ हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना। अब इस तरीके से भैया उन्होंने बानो को कप्तान को समझाया, फिर उन्होंने बानो से उसको डाइवर्ट कर दिया। फिर उसने प्रभा से शादी कर ली, जिससे उसको 2 बेटे और 1 बेटी प्राप्त हुई। कप्तान अब मेजर हो गया। वैष्णवी के साथ बानो जब लाठी के रूप में मेजर को मिलती है तो मेजर उसे पहचान लेता है, लेकिन लाठी बोल नहीं पाती और ना ही उसे अपना अतीत याद है। यहीं पर कहानी का अंत होता है। भैया होगी कहानी खत्म, बस यही थी कहानी। अब लाठी कहानी का उद्देश्य या फिर सारांश या फिर संदेश क्या था, ठीक है, वो पढ़ते हैं। लाठी कहानी में लेखिका शिवानी को अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई स्पष्ट कीजिए, अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो लाठी कहानी का उद्देश्य, आलोच्य कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासद को दिखाना रहा है, जिसमें लेखिका का पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। लेखिका को जिसमें पूर्ण से सफलता प्राप्त हुई। लेखिका ने यह भी संदेश दिया है कि आज महिला ही महिला के शोषण में लगी है। यानी कि सास ननद अगर बानो को यानी कि लाठी को ताने ना मारती, उसको परेशान ना करती, उसको कहते हैं ना कि झिकाती नहीं, तो लाठी को ये परेशानी आई थिंक नहीं होती। हाँ, इतना काम करती थी बानो। तुम करती हो इतना काम? नहीं करती ना, किया करो। ओके, चलिए। अब अंततः उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए, उनके साथ सहयोग करते हुए अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। लेखिका का एक उद्देश्य यह भी है कि यदि क्षय रोग जैसे असाध्य रोग में परिजनों का सहयोग और सहानुभूति रोगी को मिले तो व्यक्ति को मृत्यु के आगोश में जाने से बचाया भी जा सकता है। यही कारण है कि लंबी चौड़ी देह वाली नेपाली भाभी एक दिन अचानक दम तोड़ देती है और हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई रुई के फाय जैसी बानों का क्षय रोग बाल भी बांका ना कर सका। यानी कि एक हट्टे कट्टे शरीर वाला इंसान भी दम तोड़ देता है जब उसका कोई अपना उसके साथ नहीं होता। लेकिन कमजोर शरीर वाला व्यक्ति जिसको एक भयंकर बीमारी होती है, एक गंभीर बीमारी होती है, लेकिन उसका पति या उसका परिवार उसके अपने उसके साथ रहते हैं, उसको सहानुभूति देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो मौत से भी जीत जाता है, वो रोग को भी हरा देता है। इस कहानी ने, एक कहानी ने बहुत सीख दी है। पहली सीख, भैया जब अपना प्रिय इंसान अपने साथ हो तो कभी भी नहीं डरना चाहिए, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए।
दूसरा, महिला ही महिला की दुश्मन है, यह भी इस कहानी में सीखने को मिला। तीसरा, अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तो कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है। मैं ना करती सर इतना काम, नहीं करती तो कोई बात नहीं, ब्याह शादी होने दो, सासू माँ के घर जाना, वहां तुम्हारी सास ननद मिलेंगी, वहां तुम पर वो काम कराएंगी, तुम मत करो, कोई बात नहीं, तुमसे काम कराया जाएगा, इस बात की तुम फिक्र मत करो। ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छे से क्लियर रही होगी। ठीक है, 10 से 15 मिनट का बीच का ये वीडियो रहा, ज़्यादा लंबा नहीं रहा। जाने से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। एंड रियलिटी में हम लोगों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में इन वीडियोस को, इन क्लासेस को शेयर करो। स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर तभी चल पाएंगी जब आप लोग डेली बेसिस पर लाइव रहोगे, सपोर्ट करोगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।